तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आपका आशीष पांडे आपके अपने चैनल टिकटॉक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि क्लासेस चल रही हैं, लगातार चल रही, हर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे क्वेश्चन आया है वो ढूंढ ढूंढ के कवर कराया जाएगा इस चैनल पे, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। पूरी किताब पढ़ने से अच्छा है कि हर उस महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा जाए जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा ही गया है, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन आता है, घुमा के आता है और हो नहीं पाता। तो वो सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न होंगी दूर, क्योंकि यहाँ ट्रिक मिलेगी भरपूर। तो आज का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक मैंने ग्रीन हाउस गैसेस करा दिया था, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ में छोड़ी नहीं थी। अगर ना देखे हो तो उसको आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें, सारे छोटे छोटे पॉइंट उसमें कवर करा दिए गए थे जो कि एग्जाम में आए हैं। अब अगला इसी का सेकंड है ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कारण क्या है, दुष्परिणाम क्या है, इसमें मेक विज़न क्या होता है, बुरा कार्बन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पर कौन सी फिल्म बनी है, एरोसॉल क्या होता है, फ्लाई ऐश क्या होता है, चुनावी स्याही क्या होती है, एक जो इसको ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए उपाय जो किए गए हैं, जो जो सम्मेलन हुए हैं, उन सारे सम्मेलन की एक बेहतरीन ट्रिक आपको दूंगा। सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ कब बना है ना, कार्बन कैप्चर क्या है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे इसी एक वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा और अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं आसान शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग है क्या। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाली परिवर्तन। पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि और मौसम में होने वाले परिवर्तन। जो पृथ्वी के तापमान में जो ये वृद्धि हो रही है, जिसे 100 सालों के औसत तापमान पर 10 फ़ारेनहाइट आंका गया है, 10 फ़ारेनहाइट आंका गया है, ठीक है, के परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जंतु जगत पर प्रभावक रूप में सामने आ सकते हैं। मोटी बात यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेज, मैंने आपको पिछले टॉपिक बताया है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही गैसेज है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और इन्हीं के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और इस तरह से आप देख लीजिए, ये इमेज है आपके सामने, बीच में है पृथ्वी और चारों तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है पूरे विश्व के लिए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में भी ग्लोबल वार्मिंग एक प्रचलित शब्द नहीं है, और भाग दौड़ में लगे रहने वाले भारतीयों के लिए भी इसका अधिक कोई मतलब तो नहीं है। लेकिन विज्ञान की दुनिया की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भविष्यवाणियां की जा रही है कि ये सबसे खतरनाक है। किस लेवल का है, इसको 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। यह खतरा तृतीय विश्व युद्ध या किसी भी क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकराने से भी बड़ा माना जाता है। आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा खतरा है ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों के फ्यूचर के लिए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसेज हैं। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं, ये लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि सबसे कम उष्मायन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही गैस होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जिससे हम जीवित प्राणी अपनी सांस के साथ उत्सर्जित करते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ी है। इसी के कारण तापमान वृद्धि हो रहा है। अब जो बात मैं की थी कि इस पर एक मूवी बनी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है, उसका नाम है द इनकन्वीनियंट ट्रूथ। द इनकन्वीनियंट ट्रूथ, ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी थी, ये 2006 में आई थी। इस फिल्म में तापमान वृद्धि और कार्बन उत्सर्जन पर केंद्रित थी। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो किसी एक्टर ने नहीं निभाई थी, वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे अल गोरे, उन्होंने इसमें भूमिका निभाई थी। और इस फिल्म का डायरेक्शन किया था डेविड गुगेनहम ने, ठीक है, अल गोरे ने किया था 1988 में। सन 1988 में जो ये फिल्म बनी थी, सन 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय दल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन किया गया। अगर पूछ ले कब किया गया, जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय दल का गठन 1988 में किया गया। और 2007 में इसी दल ने और तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति को, दोनों को, अल गोरे को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया अल गोरे को। अगर पूछ ले ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति का, तो वो अल गोरे को दिया गया, अमेरिकी उपराष्ट्रपति को, 2007 में। इस फिल्म में ग्लोबल वार्मिंग को एक बहुत बुरी तरीके से दिखाया गया है कि हाँ बहुत विनाश करने वाली चीज़ है, ठीक है। इसीलिए इसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, जो कि एक बहुत बड़ा अवार्ड है हॉलीवुड का। कारण जान लेते हैं। पहला है ओजोन छिद्र का बनना। समताप मंडल में जो छत है, और उस होता क्या है कि यूवी रेज जो है सन की, ये सन है, सन से ये समताप मंडल, यहाँ से यूवी रेज आ रही हैं और यहाँ पे एक ओजोन परत पाई जाती है।
जिससे वो टकरा रही हैं, और इसी ओजोन परत जो हम लोगों की उससे रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट किरणों से, और इसी में जब छेद हो जाता है उसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। अगर बात करते हैं ओजोन को कितना छेद हुआ है, क्या कैसा है, उसको कैसे नापते हैं, तो डॉप्सन यूनिट में नापते हैं, उसको डॉप्सन यूनिट में नापते हैं। ठीक है, ओजोन क्षरण को डॉप्सन यूनिट में नापते हैं। बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है नगरीकरण। यानी कि आप देखिए गांव का भी नगरीकरण हो जा रहा है, हर जगह वन पेड़ काटे जा रहे हैं, मकान बनते चले जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ईंधन का दहन, यानी कि जो भी पेट्रोल डीजल जो भी चीज़ जल रही है और वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रही है, तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा कारण है। वनोन्मूलन की बात करें, यानी कि वनोन्मूलन का मतलब वनों की कटाई, जिस हिसाब से पेड़ों की कटाई चल रही है, विकास जरूरी है, विकास हो रहा है, रोड बन रही है, सब कुछ हो रहा है, सरकार का ये मुहिम भी है कि अगर 100 पेड़ काटे जाएंगे तो 1000 पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन पेड़ तो कट रहे हैं ना, और पेड़ कट रहे हैं तो ये भी एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। दावानल की बात करें, दावानल का मतलब होता है जो जंगलों में जो भीषण आग लग जाती है, जंगल की आग, जंगलों में जो भीषण आग लग जाती है वो इसी को दावानल बोलते हैं। इंडस्ट्री, यानी कि आप देख रहे हैं हर जगह इंडस्ट्री उद्योग लग रहे हैं, जब वो सब लगेंगे तो जाहिर सी बात वहाँ से प्रदूषण होगा, वहाँ से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, सल्फर निकलेगी और सारी गैसें निकलेंगी, ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। मेघ विजन की बात करें तो मेघ विजन को बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन, यानी कि आर्टिफिशियल रेन मतलब जो नेचुरल वर्षा होती है वो नहीं, ये वर्षा खुद कराई जाती है, मेघ विजन। तो इसमें भारी मात्रा में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो कि जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अगर बात करें कि मेघ विजन में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं मेघ विजन यानी आर्टिफिशियल रेन के लिए, कृत्रिम वर्षा। ठीक है, बात करते हैं धूम्र कोहरा। ये क्या होता है? धूम्र कोहरा जो होता है ये स्मॉग होता है, स्मॉग। ठीक है, स्मॉग होता है, जैसे कि कहीं ईंट भट्टा है, ईंट भट्टे में चिमनी लगी है, चिमनी से धुआं निकल रहा है, ये ऊपर जाता है और ऊपर एक परत होती है जहाँ कोहरा पाया जाता है ठंडी में, वहीं पे ये फ्लाई ऐश जाके वहाँ पे जम जाती है और वहाँ पे वो रुक जाती है, इसी को धूम्र कोहरा या स्मॉग कहा जाता है। जैसे आपने देखा ना दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले जब प्रदूषण का बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया था, तो आपको सामने एक हाथ के आसपास नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो कोहरा में तो फिर भी दिख जाता है, लेकिन जो ये धूम्र कोहरा होता है इसमें फ्लाई ऐश और कोहरा मिल जाते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। उसमें होता क्या, विजिबिलिटी एकदम कम हो जाती है, दृश्य आप ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते, बहुत खतरनाक है ये भी। प्रदूषण, जो भी प्रदूषण है आजकल, प्रदूषण पे मैं एक बहुत बेहतरीन क्लास आप लोगों को दूंगा, हर तरह के प्रदूषण बताऊंगा और उसमें मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर कराऊंगा। तो प्रदूषण जो फैल रहा है, वायु हो चाहे जल हो चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। काला कार्बन यानी कि जो कोयले से होता है वो काला कार्बन है, वो भी बहुत जिम्मेदार है। आजकल देखिए कार्बन यानी कोयले की भारी मात्रा में कमी हो गई है, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है, और बिजली भी कटौती बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो ये सारी चीज़ें, अब देखिए हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोयले का इस्तेमाल ना हो तो बिजली भी नहीं बन पाएगी, इसीलिए उसके एवज में, उसके बदले में सोलर पैनल या सौर ऊर्जा की बात सरकार लगातार कर रही है। इसके लिए गठबंधन संगठन भी बनाया गया, अभी आगे बता रहे हैं उसके बारे में, है ना। तो भूरा कार्बन जो लकड़ी वगैरह से बनता कार्बन है वो भूरा कार्बन हो गया। एरोसॉल की बात कर लें तो एरोसॉल क्या होता है, ईंट भट्टे वट्टे से जो धुआं निकलता है, ठीक है, जो धुआं निकलता है वो ऊपर जाता है ना, लेकिन जो ऊपर जाता है ठीक है वो तो हो गया, कुछ होता है वो ऊपर नहीं जाता, वो नीचे ही रह जाता है, वो नीचे की तरफ आ जाता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, वो धुआं नीचे की तरफ आ जाता है। यही धुआं जो आपका होता है ये एरोसॉल होता है, मतलब भट्टों से निकलने वाला धुआं ऊपर न जाके नीचे की तरफ आ जाए, वही आपका एरोसॉल होता है। ये बहुत खतरनाक है। फ्लाई ऐश की बात करें, ये भी भट्टे से ही निकलता है, ये भी भट्टे से निकलने वाला ही धुआं है, लेकिन कालिक की तरह ये ऊपर रह जाता है। ठीक, अब आप समझ लीजिए, फ्लाई ऐश आपका ऊपर रह जाता है और एरोसॉल आपका नीचे रह जाता है, यही अंतर है दोनों में, और दोनों निकलते हैं भट्टे से ही धुएं। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग रोकने की ट्रिक बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी ने पूछा कि घर के अंदर पिंकी मोंटी क्यों है, यानी कि होम के अंदर पिंकी मोंटी क्यों है। अब आप देखिए, अगर ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड उपाय पूछे कब कब हुए, तो आप ये जानिए कि ये सब 19वीं सदी में हुए हैं, 19वीं सदी में हुए हैं। ठीक, 19वीं सदी में। अब उपाय कौन कौन से हुए, पहला कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो होम के अंदर पिंकी मोंटी क्यों है,
ये सवाल है, पूछता है भारत कि घर के अंदर पिंकी मोंटी क्यों है। अर्नब गोस्वामी भी पूछ सकते हैं सवाल। तो होम के अंदर पिंकी मोंटी क्यों है, तो होम का मतलब हो गया आपका ये स्टॉकहोम सम्मेलन, जहाँ पर पहला उपाय हुआ। होम का मतलब स्टॉक होम सम्मेलन, ये आपका पहला हुआ। कब हुआ, मैंने बताया ना 19वीं सदी में हुआ था। तो जो भी सन होंगे सबके पहले 19 लगा होगा। क्या लगा होगा, 19 लगा होगा, 19 लगा होगा। तो 19 तो हो गया सब में कॉमन। अब हुआ कब, तो स्टॉकहोम, होम के अंदर नहीं, स्टॉकहोम सम्मेलन 72 में हुआ। फिर अंदर पिंकी मोंटी क्यों है, पिंकी यानी कि हेलसिंकी, कौन सा, हेलसिंकी, पिंकी यानी कि हेलसिंकी सम्मेलन हुआ। ठीक है, ये हो गया दूसरा 74 में, 72 74। उसके बाद मोंटी यानी कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन, ये हुआ कब, 87। और उसके बाद क्यों है यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल, ये कब हुआ, 1997 में। कहाँ हुआ, जापान में। ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल जापान में है ना, जापान में क्योटो हो ना, हाँ तो जापान में है। तो कुल मिला के मोटी ट्रिक ये है कि होम के अंदर पिंकी मोंटी क्यों है, होम यानी स्टॉकहोम, पिंकी यानी कि हेलसिंकी सम्मेलन, मोंटी मॉन्ट्रियल, और क्यों यानी क्योटो प्रोटोकॉल। और ट्रिक क्या है, सब के आगे 19 कॉमन है, 72 74 87 97। इसका सीधा सा है, होम के अंदर पिंकी मोंटी क्यों है, 72 74 87 97। ठीक है, उसके बाद 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ, ब्राज़ील की राजधानी में हुआ। तब ब्राज़ील की राजधानी रियो दी जेनेरियो थी, लेकिन अगर आप आज पूछ ले कि ब्राज़ील की राजधानी कौन सी है, तो वो है ब्राज़ीलिया। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग चेंज को एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। और ग्लोबल, इसके जो जन्मदाता हैं वो वासेल ब्रो एकर है, ये ब्रिटिश पर्यावरणविद थे, वासेल ब्रो एकर इसके जन्मदाता हैं। रोकने के उपाय की बात कर लेते हैं। तो रोकने के उपाय की बात करते हैं तो वनोरोपण यानी कि पेड़ लगाइए और ज़िंदगी बचाइए। सीएनजी की बात कर लेते हैं। सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि क्या बोलते हैं, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, ये हो गया आपका सीएनजी का फुल फॉर्म। ठीक है, अब सीएनजी में देखिए क्या क्या होता है। सीएनजी में जो मेन गैस होती है वो होती है मेथेन सीएनजी में। बाकी पाया तो और भी जाता है, जैसे कि इथेन भी पाया जाता है और प्रोपेन भी पाया जाता है, लेकिन मेन गैस होती है इसमें मीथेन सीएनजी में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद बात करते हैं बायोडीजल की। बायोडीजल से जुड़ा हुआ हमेशा सवाल पूछा गया है जेट्रोफा से। ठीक है, जेट्रोफा नाम का एक पौधा है, जेट्रोफा, उसी से ये आता है। ठीक है, इसको रतन जोत भी बोलते हैं। और इंडिया में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो उत्तराखंड में होता है। यूके, ये यू वाला यूके नहीं, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन जेट्रोफा का होता है। ठीक है, अब अगर पूछ ले कि भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र किसके सहयोग से कहाँ लगा है, तो ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से कहाँ लगा है, काकीनाडा, काकीनाडा में लगा हुआ है, काकीनाडा। ठीक है, यहाँ पर भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र लगा है ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से, काकीनाडा में लगा हुआ है। ठीक है, हरित खाद यानी कि ग्रीन जो खाद है उनका इस्तेमाल करिए, केमिकल वगैरह का इस्तेमाल न करिए, ये भी उपाय है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर गठबंधन की। तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लाया गया था इसका प्रस्ताव। इसका शिलान्यास हुआ है 25 जनवरी 2016 को। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बना, ग्वाल पहाड़ी, गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, 121 देश इसमें शामिल हैं और पहला सम्मेलन हुआ 10 मार्च 2018 को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहला सम्मेलन 10 मार्च 2018 को भारत और फ्रांस के सहयोग से हुआ। ठीक है, तो अब आप जो है क्लास आपको ये अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़रा शेयर कर दीजिएगा। और अगर किसी प्रकार का कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही है, उस पर ट्रिक चाहिए, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप अपना जो टॉपिक है उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना प्लीज़ सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे जब जब वीडियो बने। ठीक है ना, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।